मैम मैंने मैथ्स में जेई के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की थी, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, पूरे चैप्टर्स मैंने बहुत अच्छे से किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट अफेक्ट हो गया। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए अपने मेथड में, ऐसे क्या चेंजेस लाने चाहिए कि मेरा रिजल्ट जो है वो अफेक्ट ना हो नेक्स्ट टाइम। तो आप अगर नेक्स्ट टाइम का वेट कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम का वेट मत करो। और इन केस अगर आपका रिजल्ट अफेक्ट हो गया है और आप नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस किस तरह से परफेक्टली की जाती है आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट तरीका जानना चाहता है कि किस तरह से मैथ्स में जेई के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको प्रैक्टिस किया जाता है। सिर्फ रैंडमली किसी भी चैप्टर को उठा के और निपटा देने से प्रैक्टिस नहीं हो जाती है। प्रैक्टिस करना है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। हर एक चैप्टर को पढ़ने का एक डिफरेंट पैटर्न होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है ये पूरा प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो आपको 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करना है इन चैप्टर्स को, और वो सब चीजें आपको पता चलेगी आज स्टेप बाय स्टेप। आप इस वीडियो के बाद परफेक्ट तरीका जान जाओगे कि किस तरह से प्रैक्टिस की जानी चाहिए। प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वही आपका डिसाइड करने वाला है फाइनली कि आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है। आपका जो स्कोर रहेगा वो पूरा इस पे डिपेंड होने वाला है कि आप किस तरह से मैथ्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो। रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा के निपटा देने से उसे प्रैक्टिस नहीं कहते हैं। प्रैक्टिस करने का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहती है, और वो स्ट्रैटेजी आज हम लोग जानने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, पूरा आपका एनालिसिस करके निकाला है कि बेस्ट क्या तरीका हो सकता है प्रैक्टिस करने का। और ये वीडियो आप लोगों के लिए आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जहाँ पे आप लोगों का सबसे बड़ा इशू रहता है कि हम स्टार्टिंग कैसे करें। स्टार्टिंग के लिए मैंने आपके ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दिए हैं जो कि पूरे बेस्ड है किस चीज़ पे, कि सीक्वेंस कैसे सेट करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर एनीथिंग। अगर आपकी प्लानिंग में ही कमज़ोरी है, अगर आपका प्लानिंग हिला हुआ है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको अगर प्लानिंग करनी है तो आपका शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान बहुत सॉलिड होना चाहिए, रॉक सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपका जब रॉक सॉलिड रहता है तो आपको पता रहता है कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम तक इतना कर लेना है। अगर यही चीज़ फिक्स नहीं होगी, कभी भी कोई भी चैप्टर उठा रहे हो, कितना भी टाइम ले रहे हो, कोई छोटा चैप्टर है उस पर 10 दिन लगा रहे हो, कोई बड़ा चैप्टर है उसके लिए टाइम ही नहीं बच रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लानिंग सेट होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, और प्लानिंग के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म टाइम टेबल के लिए, शॉर्ट टर्म टाइम टेबल के लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं। आप लोगों को जाना है, उन वीडियोस को देखना है, सब स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने एक और वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स बताए हैं। चैप्टर्स को रैंडमली कहीं से भी उठा लोगे तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे कि पुराना टॉपिक कौन सा है, और उससे आप कनेक्ट कैसे करोगे अगर रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा लोगे। तो चैप्टर हमेशा आपको ये सोच के उठाना है कि अगर ये चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ तो ये किस चीज़ से कनेक्टेड है, और क्या मैंने उसे पहले पढ़ लिया है। तो ये चीज़ पता करने के लिए ये कैसे पता चलेगा आपको, ये तब पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने ये चीज़ बता दी है, एक वीडियो है जहाँ पे पूरे सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स हैं, ऑर्डर सेट है कि ये चैप्टर पहले करो, ये दूसरे नंबर पे करो, ये तीसरे नंबर। हाँ, उनमें थोड़ा बहुत शफलिंग हो सकती है, बिकॉज कुछ चैप्टर्स जो जेई एडवांस्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ चैप्टर्स की मिक्सिंग होती है, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री की मिक्सिंग होती है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ज़रूरी है फॉर कैलकुलस। इसी तरह से बहुत सारे चैप्टर्स की मिक्सिंग होती है, प्रोबेबिलिटी के साथ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सारे मिक्स होंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो। आपको बस थोड़ा सा चैप्टर को ओपन करके एनालाइज करना पड़ेगा कि ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के दिख रहे हैं, दैट मीन्स मुझे ट्रिग्नोमेट्री पहले देखना है। कैलकुलस अगर पहले उठा लोगे तो कहाँ से कर पाओगे अगर ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं पता है। सो ये सब चीज़ें, इन पे ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, इनको आपको जाके सबसे पहले देख लेना है। ठीक है, लेकिन रुक जाओ, आज का वीडियो कंप्लीट होने दो फिर जाके देखना। सब लिंक्स नीचे अटैच रहेंगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब साथ ही साथ ये जब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है, जब आपका प्लानिंग सेट हो जाता है, सीक्वेंस आपको पता है कि कौन सा आपको सीक्वेंस रखना है चैप्टर्स का, तो आप एक बहुत अच्छे प्लान के साथ बैठे हो। लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और वही आज वीडियो का मेन जो रहता है, क्या कहते हैं हम,
की फीचर रहने वाला है कि किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाए। प्लान, टाइम टेबल सब पता रहता है हमें, हम सब कुछ देख के रखते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो एग्जीक्यूट अगर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस को बहुत पुख्ता बनाना है। और प्रैक्टिस का जो फर्स्ट रहता है स्टेज जो रहता है वो रहता है चैप्टर एनालिसिस। आपने जिस चैप्टर को उठाया है उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं, उसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो किस तरह से दिए हुए हैं। मान लो कि आपने सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन उठाया, तो उसको किस तरह से पढ़ा जाए, उसमें किस तरह का वर्क लगने वाला है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। स्मार्ट वर्क लगने वाला है या हार्ड वर्क लगने वाला है। स्मार्ट वर्क मीन्स टाइप्स में डिवाइड हो जाता है वो चैप्टर एक तो टुकड़ों में बट जाएगा, और वो जो टुकड़े हैं वो टाइप्स में डिवाइड हो जाएंगे। यानी टाइप्स में क्वेश्चंस रहते हैं, इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आएगा या फिर इस पर्टिकुलर टाइप का, यानी टाइप डिफाइंड रहता है। तो ये जो चैप्टर्स का सेट रहते हैं ये थोड़े इजी होते हैं और ये स्मार्ट वर्क करके आप कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन जब कभी भी बात आती है किसकी, हार्ड वर्क वाले चैप्टर्स की, हार्ड वर्क वाले चैप्टर्स कौन से होते हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री है, हार्ड वर्क बेस्ड चैप्टर है। यहाँ पे कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको नहीं पता कि किस पर्टिकुलर टाइप का आएगा, बिकॉज ये कंसेप्ट ही वाइड है और इतने वाइड कंसेप्ट में से, इतने वास्ट कंसेप्ट में से आपको कैसा भी क्वेश्चन क्रिएट करके दे देंगे वो। ठीक है, तो ये चीज़ तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। एक तो बहुत सारे आपको टेबल्स वगैरह का पूरा नॉलेज माइंड में रखना है, साथ में डिफरेंट फार्मूलाज माइंड में रखने हैं, और ये जो फार्मूलाज है ये किसी भी फॉर्म में मोल्ड करके क्वेश्चन में आ सकते हैं। 2 या 3 तरह के फॉर्मूलेज मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जा सकता है। अब आप क्या करोगे? तो ये चीज़ है, ये पूरा हार्ड वर्क है। आपको यहाँ पे प्योर प्रैक्टिस लगने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी। लेकिन ये प्रैक्टिस करनी कैसे है आप देख लो। जो स्मार्ट वर्क वाले क्वेश्चंस रहते हैं, जो स्मार्ट वर्क वाले चैप्टर्स रहते हैं, वहाँ पे आपको टाइप्स डिफाइंड रहता है। तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप नोट्स में टाइप्स को नोट डाउन कर लोगे और उस टाइप के क्वेश्चंस हर वीक 1-2 उठा लो कि हाँ चलो आज मैंने ये कर लिया है चैप्टर कंप्लीट। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, कुछ वीक्स बाद उसको रिवीजन करेंगे, जाएंगे हम लोग, नोट्स ओपन करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेंगे और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे। पर्टिकुलर टाइप में से 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। लास्ट में एक मिसलेनियस का सेट सॉल्व करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे और एक चैप्टर हमारा अच्छे से हो जाएगा कुछ वीक्स के अंदर। तो अब आ जाते हैं हम हार्ड वर्क वाले क्वेश्चंस किस तरह से अटेंड करना है। जो हार्ड वर्क वाले क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ पे मेहनत लगेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, फॉर्मूलाज है, सेट ऑफ फॉर्मूलाज गिवन है, उन फॉर्मूलाज को माइंड में रखते हुए क्वेश्चंस करने। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे नोट्स भी थोड़े काम आते हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको सारे ट्रिक्स, सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन करके रख लेना है। उन फॉर्मूलाज को कुछ टाइम गैप के बाद, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद एक बार रिवीजन करते रहना है। कुछ वीक्स में रिवीजन करना है, ओपन करो, रिवीजन करो। तो उससे क्या होगा, वो फॉर्मूलाज आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो जिस वक्त आपके सारे फॉर्मूलाज माइंड में बैठ जाते हैं उस वक्त ये हार्ड वर्क वाला चैप्टर है ये सिंपल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो आप आइडेंटिफाई करने लगते हो कि हाँ चलो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ पे ये 2 या 3 तरह के फॉर्मूलेज ऐड होंगे, यहाँ पे इस स्टेप में ये फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स ही हार्ड वर्क में आते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रिक्स हो या फॉर्मूलाज हो, ऐसे चैप्टर्स ही हार्ड वर्क में आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। और प्रैक्टिस करना कैसे, तो यहाँ पे प्रैक्टिस आपको ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन निकालना है, टाइप मिलेगा ही नहीं, आपको हर क्वेश्चन डिफरेंट दिखेगा। तो ऐसे केस में आपको एक जगह से स्टार्ट करना है, एक पूरा क्वेश्चन बैंक ले लेना है, एक जगह से स्टार्ट करो, सॉल्व करते जाओ, कुछ दिनों बाद वापस से उसकी प्रैक्टिस करो, कुछ डिफरेंट डीपीपीज लो, उसको सॉल्व करके देखो। ठीक है, तो डीपीपीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डीपीपीज सॉल्व करने का भी एक तरीका है। अगर एक साथ ही एक चैप्टर को निपटाने का सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होता है। कुछ वीक्स बाद आपको वो चैप्टर को फिर से रिवाइव करना है, कुछ वीक्स बाद वापस लेके आना है उस चैप्टर को, सो दैट उसको आप जिंदा रख सको। माइंड में चैप्टर्स को जिंदा रखना पड़ेगा, कुछ टाइम बाद उसको फिर से रिवीजन देना है। और एज अ टीचर मैं भी रिवीजन करती रहती हूँ, रिवाइव करती रहती हूँ चैप्टर्स को। ठीक है, तो वो चीज़ आपको भी करनी है। अब ये जो हो गया, ये पार्ट हो गया, एनालिसिस का पार्ट हो गया, आपको पता चल गया कि किस तरह से किस चैप्टर को अटेंड करना है। लेकिन आपको अभी भी नहीं पता कि सही तरीका क्या है एक चैप्टर को पढ़ने का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कंसेप्ट फिर सॉल्व क्वेश्चंस, स्टार्ट ऐसे करना है किसी चैप्टर को।
सबसे पहले आपको कंसेप्ट देख लेना है। कंसेप्ट भी आप खुद ही देखोगे कि चैप्टर खुद ही बाइफर्केट हो जाता है डिफरेंट सब टॉपिक्स में। एक पर्टिकुलर हेड टॉपिक रहता है, वो उसके बहुत सारे टॉपिक्स निकलते हैं, सब टॉपिक्स निकलते हैं, और वो सब टॉपिक के अंदर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, फॉर्मूलाज रहते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट रहता है। आप पहला कंसेप्ट पढ़ो, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़ो, ट्रिक्स पढ़ो, उनमें से हाईलाइट करके उनको बाहर निकालो, चीज़ों को बाहर निकालो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को बाहर निकाल के नोट्स में डाल दो, ठीक है। और उसके बाद शुरू होता है असली काम प्रैक्टिस का। आपको सॉल्व क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। किस तरह से करनी है वो सुनो। सॉल्व क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि सॉल्व क्वेश्चन है तो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ के कभी प्रैक्टिस नहीं होती है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पढ़ लेना है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को पढ़ना है और समझना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे कर कैसे रहे हैं, सॉल्व किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह के स्टेप्स लग रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं ट्रिक्स को। जब आप पढ़ लोगे, वही क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करो एक पेज पे और बिना देखे करके देखो, तो आपको ये लगेगा कि अभी तो देखा है, जस्ट वो चीज़ें माइंड में है ही है, तो अभी तो कर लेंगे सॉल्व। लेकिन जब आप कभी भी कोई चीज़ को देखते हो और फिर उसको माइंड में रिकॉल करते हो और नोट डाउन करते हो, तो यहाँ पे हो रहा है 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स। कोई भी क्वेश्चन को आपने देखा, एनालाइज किया, 2 अटेम्प्ट्स लग गए। तीसरा अटेम्प्ट क्या है, आप वापस से एनालाइज कर रहे हो, माइंड में याद करने की कोशिश कर रहे हो, उसको नोट डाउन कर रहे हो, तो 3 नहीं 4 बार आपके अटेम्प्ट्स यहीं पे लग गए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यानी वो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है या फिर वो पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में सेट हो गया। अब एक क्वेश्चन ऐसे सेट किया आपने 3 या 4 बार माइंड में उसको रिकॉल करके, तो ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन अगर रहेंगे, मान लो कि 10 क्वेश्चन है, तो वो 10 क्वेश्चन के कितने सारे अटेम्प्ट्स आपके माइंड में ही चल गए, ठीक है ना। और उसके बाद एक बार आपने लिख के भी देख लिया। तो ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि आपने जो फॉर्मूलाज पढ़े, जो ट्रिक्स पढ़े, उसको एक बार लगा के देख लिया आपने वहाँ पे क्वेश्चंस में। अब ये तो हुआ हमारा देख के करने का थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे हेल्प थी आपके पास सामने ही बुक ओपन पड़ी थी, थोड़ा सा बुक क्लोज करके वापस ओपन करके आप देख भी सकते थे। तो यहाँ पे आपकी लीनियंसी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहा है आपकी बुक। लेकिन जब सब आप कंसेप्ट्स पढ़ लोगे, फिर सॉल्व क्वेश्चन, कंसेप्ट, देन सॉल्व क्वेश्चन, जब सब पूरा आपका पूरा चैप्टर इस तरह से हो जाएगा कि आप सारे सॉल्व क्वेश्चन देख चुके हो, कंसेप्ट देख चुके हो, फिर आपको आना है बिना देखे अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने पे। यानी पहले सारे कंसेप्ट्स और सॉल्व क्वेश्चंस निपटा दो, उसके बाद आना है आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस पे, ठीक है। कंसेप्ट वाइज ही अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करो। पहला कंसेप्ट लिया, उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस, सेकंड कंसेप्ट लिया, उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस, थर्ड कंसेप्ट अनसॉल्व क्वेश्चंस। जब आपके पूरा कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस वाला पोर्शन हो जाएगा, कंसेप्ट क्वेश्चन इस तरह से आप निपटा दोगे, एंड में आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस लेने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इन सारे कंसेप्ट्स को साथ में लेते हुए, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चंस लेने हैं उसी पर्टिकुलर चैप्टर के, एक तरह से डीपीपी सॉल्व करनी है उस चैप्टर की। तो अब आइए देखते हैं कि किस तरह से अनसॉल्व जो क्वेश्चंस रहते हैं उनकी प्रैक्टिस की जानी चाहिए। यानी मेनली डीपीपी किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। जो भी डीपीपी है या क्वेश्चन बैंक है या फिर जो एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन रहते हैं वो मिक्स्ड फॉर्म में रहते हैं, तो उनको किस तरह से प्रैक्टिस करना है। उसके लिए सबसे पहली चीज़, आपके नोट्स बंद होने चाहिए, आपकी बुक्स बंद होनी चाहिए, कोई सामने फॉर्मूला शीट चार्ट कुछ नहीं होना चाहिए। एक एग्ज़ाम जैसा कंडक्ट करना है खुद का। एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो टाइम भी आएगा, ठीक है ना, टाइम फैक्टर रहता है क्वेश्चंस के लिए। तो आपको स्टॉप वॉच खरीदना है और स्टॉप वॉच में टाइमर सेट करके ही पर क्वेश्चन वाइज टाइम डिसाइड करके उतना ही टाइम लगाना है। कितना टाइम लगाना है स्टार्टिंग में एग्ज़ाम जितना टाइम मत दो, उससे थोड़ा ज़्यादा दो खुद को, बिकॉज आपको पता है कि आपको यहाँ पे चीज़ें रिकॉल नहीं होने वाली इतनी जल्दी और थोड़ा टाइम भी लगेगा, बिकॉज प्रैक्टिस तो अभी हुई नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको स्टॉप वॉच बंद करना है और क्वेश्चन को रोकना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के लिए एक टाइम डिसाइड करो। अब तीसरी चीज़, क्वेश्चन करते वक्त अगर मान लो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, तब भी खुद को प्रॉब्लम देनी ही है। खुद को किसी हाल में नोट्स ओपन नहीं करना, कुछ मत करना, होने दो तकलीफ, होने दो गिल्ट कि हमें नहीं अच्छे से पढ़ा होगा तभी ये नहीं आ रहा है। उसके बाद जब आपको धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस आने लगेंगे, 1 या 2 क्वेश्चंस भी आएंगे, तो एटलीस्ट ये लगेगा कि चलो ये 2 क्वेश्चन तो मुझे आए, तो ये 2 क्वेश्चन के फॉर्मूलाज आपको रिकॉल हुए होंगे, वो फॉर्मूलाज आपके माइंड में सेट हो चुके हैं। बिकॉज वो अगर आपने रिकॉल कर लिया, दैट मीन्स आपने वो फॉर्मूलाज अपने माइंड में सेट कर लिए हैं, ठीक है। अब जो रिकॉल नहीं हुआ उसका क्या, और जो हमारे क्वेश्चंस पूरे छूट गए, यानी उनमें कुछ भी नहीं कर पाए हम, तो उसका क्या। तो वापस से अब आपको नोट्स ओपन करना है, बुक्स,
चार्ट्स सब ओपन कर लो और अब वो क्वेश्चंस को देखो कि कहाँ पे क्या होने वाला है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगा सकते हैं। पर अभी सॉल्व नहीं करना है, लगा क्या सकते हैं, हेल्प लेनी है अभी आपको बुक से या नोट से, वापस बंद करना है और उस क्वेश्चन को करके देखना है। यानी घूम फिर के वो क्वेश्चन बिना देखे ही सॉल्व होना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी हेल्प लेने के लिए नोट्स ओपन कर सकते हो आफ्टर अ स्लॉट इज कंप्लीटेड, यानी पूरा टाइम स्लॉट कंप्लीट हो चुका है। जब आप देख रहे हो कि आपका कुछ नहीं हो सकता उस क्वेश्चन में, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, तब थोड़ी सी आप हेल्प ले सकते हो बुक्स और नोट्स की, बट पूरा खोल के सामने रख के सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो खोलना जो प्रोसीजर है वो तब तक रहेगा जब तक आपके हाथ में सॉल्व क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, आप आराम से हेल्प ले सकते हो, सब कर सकते हो। लेकिन जब आप आ चुके हो अनसॉल्व वाले पार्ट में, तो वो अनसॉल्व इसीलिए है ताकि आप बिना देखे सॉल्व करो। वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन अगर गिवन होता दैट मीन्स इट इज सॉल्व्ड, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स बिना देखे सॉल्व करो और उसे किसी भी हाल में बिना देखे ही करो, तब जाके वो प्रैक्टिस होती है। तो ये हुआ अनसॉल्व का। ठीक है, तो डीपीपी हुआ हमारा, सॉल्व हुआ, कंसेप्ट हुआ। जब आप ये कर लेते हो तो एक तरह से आप थोड़े से कॉन्फिडेंट रहते हो कि हाँ चलो मैंने ये पढ़ लिया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लेकिन काम यहाँ पे एंड नहीं होता है। वो पर्टिकुलर चैप्टर को 2 हफ्ते बाद, 1.5 से 2 हफ्ते बाद वापस से ओपन करना है, सारे नोट्स वापस से रीड करने हैं। ठीक है, और जो अनसॉल्व क्वेश्चंस आप कुछ एक्स्ट्रा भी बचे होंगे, अगर नहीं भी बचे हैं तो एक और डीपीपी उठाओ। ठीक है, कोई दूसरी बुक लो, उसमें से डीपीपी क्वेश्चन बैंक उठाओ और वो पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस आप बिना देखे सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल टाइम वो आपके नज़रों के सामने से निकला है, 2 बार निकल चुका है कुछ हफ्तों में, तो वो आपके माइंड में ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। अगर किसी किसी का होता है, ग्रास्पिंग पावर थोड़ा कम होता है, अगर कम है तो आपको वापस से कुछ महीने बाद, 1 महीना बाद या फिर 1.5 महीने बाद उस चैप्टर को वापस से लेना है। तो ये जो चीज़ है, ये प्रोसेस है, इसे बोलते हैं कि रिवाइव करना, चैप्टर को फिर से जिंदा करना। ठीक है ना, तो जब वापस से वो पुनर्जन्म हो रहा है चैप्टर का, रह रह के, तो उससे क्या हो रहा है कि वो डेड नहीं हो रहा चैप्टर, वो जिंदा है आपके माइंड में। चैप्टर को डेड नहीं होने देना किसी भी हाल में। अगर वो थोड़ा टफ है तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, अगर इजी है तो जल्दी वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी। एक टाइम बाद आप खुद ही मतलब जान जाओगे कि ये मैं इस पर कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। अब ये फॉर्मूलाज जो है ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते हैं, और याद सही में नहीं रहते हैं बिकॉज कोई भी रट्टा कैसे मारे फॉर्मूलाज का, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद अलजेब्रा के डिफरेंट फॉर्मूलाज, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड कितने सारे फॉर्मूलाज हैं, वेक्टर से रिलेटेड 3D ज्योमेट्री, उसके बाद आ जाता है कैलकुलस। तो सब में तो फॉर्मूलाज है, इतने फॉर्मूलाज कहाँ से याद रहेंगे। तो मैं कहती हूँ याद करो भी मत। हर एक चैप्टर की अपनी एक खासियत रहती है। जो फॉर्मूलाज रहते हैं उनको हम डिफरेंट किसी ना किसी स्टोरी से, किसी ना किसी न्यूमोनिक से, किसी ना किसी पोएम से याद रख सकते हैं। अरे जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है वही तो गाने से याद कर लेते हो, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम जा रही है। ये सारे जो फॉर्मूलेज है वो भी किसी ना किसी गाने से रिलेट हो जाएंगे, किसी ना किसी कहावत, मुहावरा, किसी ना किसी चीज़ से रिलेट हो ही जाएंगे। स्टोरी तो सबसे ईजिली सेट होती है फॉर्मूलाज में। ठीक है, तो मैं पढ़ाती भी उसी तरह से हूँ। फॉर्मूलाज वगैरह मैं कभी नहीं बोलती हूँ याद करो, कभी रेयरली कोई फॉर्मूला याद करना पड़ भी जाए तो कैसे करें। तो अगर मान लो कहीं पे कोई स्टोरी नहीं लग रही किसी फॉर्मूले में, तो उस फॉर्मूले को सामने बोर्ड पे लगा के रख दो। ठीक है, 1 दिन 2 दिन बोर्ड पे या फिर सामने कहीं पे वॉल पे स्टिक कर दो। 1 दिन 2 दिन आते जाते आप उसे देखो, तीसरे दिन से हटा दो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद को लो। ठीक है ना, कि मैं इसी पर्टिकुलर फॉर्मूलाज के सेट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी करने वाला हूँ। 5 या 10 मिनट तक आप स्ट्रगल करोगे, वो याद ही नहीं आएंगे। वापस से लगाओ उस चार्ट को, 2 दिन रहने दो, फिर हटाओ और फिर वही क्वेश्चन लो। जब ये पैटर्न करते रहोगे तो आपका माइंड एक ट्रैक पे बैठ जाएगा कि हाँ चलो ये फॉर्मूला देखना है, क्वेश्चन करना है, फॉर्मूला देखना है, क्वेश्चन करना है, और एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि आप वो क्वेश्चंस बिना फॉर्मूला देखे कर लोगे। तो ये हाँ थोड़ा सा है प्रोसीजर, मतलब टिपिकल सा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को बीट करने के लिए मैंने ये न्यूमोनिक वाला, स्टोरी वाला, ठीक है, पोएम्स वाला, उसके बाद मुहावरे लगा के डिफरेंट कहावत यूज़ करके हम फॉर्मूलाज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरीज इज़ द ईजिएस्ट पार्ट, आप किसी भी फॉर्मूला में स्टोरी लगा सकते हो। तो ये जो चीज़ कर लेते हो तो इससे क्या होता है कि एक ट्रिक सेट हो गई है। अब आप
फॉर्मूलाज को तो माइंड में सेट कर सकते हो। तो ये जो है ये आप अच्छे से याद रखो कि क्या करना है, नोट डाउन करके रखो जो भी चीज़ें मैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि हम डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी लगाएंगे, हर एक चैप्टर को सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसके सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक होगा, कोई भी डीपीपी होगी, ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे और ऐसा करेंगे। फिर कुछ टाइम गैप बाद वापस उसे रिपीट करेंगे। तो टाइम स्लॉट्स जो है ये आपके टाइम टेबल में पहले से डिसाइडेड होने चाहिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को मैं इतने टाइम में एंड करूंगा, उसके बाद कुछ समय बाद फिर से उसे रिवाइव करूंगा, तो इस पर्टिकुलर वीक में मैं उसे वापस से रिवाइव करने वाला हूँ। फिर इस 2 या 3 हफ्ते छोड़ के वापस से रिवाइव करना है, फिर 1 महीने बाद छोड़ के उसे वापस से रिवाइव करना है। अगर वो टफ चैप्टर लग रहा है तो आपको अपनी प्लानिंग में कभी कभी ऑल्टरेशंस भी करने पड़ सकते हैं, कभी कभी टाइम टेबल भी बदलना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए रेडी रहना। साथ ही साथ एक और चीज़ ऐड करनी है, नोट्स। आप जो कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखोगे, कुछ भी आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखोगे, तो उसे क्या करोगे, उसे नोट्स में नोट डाउन करके लिखो। एक पर्टिकुलर कॉपी बनाओ जहाँ पे सिर्फ यही रहने वाला है, आपके क्या कहते हैं ट्रिक्स रहेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे, टाइप वाइज जो रहते हैं ना क्वेश्चंस, ये टाइप ये टाइप ये टाइप, तो आपके वो एक शॉर्ट फॉर्म में रहेंगे। ये नहीं कि पूरी की पूरी प्रैक्टिस उस कॉपी में कर डाली, नहीं, आपको नोट्स शॉर्ट स्वीट और सिंपल बनाना है। तो मैं इस तरह से बोलती हूँ कि 3S जो नोट्स हैं, शॉर्ट स्वीट और सिंपल नोट्स जो रहते हैं, ये आपके पास होने चाहिए। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो अगला वीडियो आ रहा है नोट्स बनाने पे, वो ज़रूर देखना, ठीक है। स्ट्रैटेजी रिलेटेड जो वीडियो नेक्स्ट रहने वाला है वो नोट्स बनाने को लेकर रहेगा कि किस तरह से जेई में, मैथ्स में स्पेशली, और ये जेई नहीं सिर्फ एनडीए वगैरह सारे एग्जाम्स के लिए है, किस तरह से हम मैथ्स के नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो आप सारे एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर नोट्स वाला वीडियो देख सकते हो, और ये जो वीडियो है ये भी सबके लिए ही अप्लाई होता है एक तरह से। तो आप सब स्टूडेंट्स, जो भी एनडीए के स्टूडेंट्स है, जेई के स्टूडेंट्स है, आप सब ये वीडियो देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अब जिन लोगों को नोट्स के बारे में नहीं पता तो वो नोट्स वाला वीडियो तो देखेंगे ही, लेकिन एक चीज़ पहले ही बता दूं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर की वो एक पर्टिकुलर कॉपी में आनी चाहिए, और वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए एक डिफरेंट नोटबुक रखो, ठीक है, और एक डिफरेंट नोटबुक रखो जहाँ पे आप मिसलेनियस प्रैक्टिस करते हो, यानी वहाँ पे आपको कोई ऐसा आपको लेखा जोखा नहीं रखना है कि वो नोटबुक मुझे एग्जाम में पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक पर्टिकुलर सॉल्व वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो एक सेपरेट नोटबुक में रखो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चंस को भी हमें एग्जाम टाइम में रिवाइज करने पड़ते हैं, उस टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते कि हम क्वेश्चंस फिर जीरो से सॉल्व करने बैठे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके रहने चाहिए, आपके वो सेट ऑफ क्वेश्चंस एक कॉपी में रहने चाहिए जहाँ पे आप देख सको, रिवाइज कर सको एग्जाम टाइम पे। तो वो रेफरेंस के लिए भी एक कॉपी चाहिए, साथ ही साथ एक नोट्स की कॉपी चाहिए, और एक थर्ड कॉपी रहेगी वहाँ पे आप मिसलेनियस सॉल्व करना, सारे डीपीपीज वगैरह जो सॉल्व करते हो, अनसॉल्व वाले पार्ट है, ठीक है ना। तो वहाँ पे रफ वर्क होता ही है, पर जो फेयर वर्क है उसकी एक नोटबुक रहनी चाहिए, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन मतलब वो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह की पूरी एक नोटबुक, ठीक है, फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक्स की एक नोटबुक। ये पोर्शन हमारा क्लियर हुआ। बस शॉर्ट नोट्स जो है, नोट्स वगैरह बनाने का जो तरीका है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब एक और स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन की बात क्यों उठ रही है? बिकॉज आप जब सब कुछ कर लेते हो एक चैप्टर से रिलेटेड, पूरी प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते हो, और उसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से एग्जाम में आपके स्कोर्स ऊपर नीचे जाते हैं। खुद को इवैल्यूएट कैसे करना? आप कोई भी चैप्टर को एक बार कंप्लीट करते हो तो खुद को जो इवैल्यूएट कर रहे हो वो किस बेस पे करोगे? अनसॉल्व क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं, इस बेस पे करोगे। अगर मान लो 50 क्वेश्चंस आपने ट्राई किए, उसमें से आपको सिर्फ 10 ही आ रहे हैं, दैट मीन्स आपको उसमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो खुद को रेटिंग्स देना स्टार्ट करो कि मेरी अभी ये रेटिंग चल रही है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, अगर 10 रेटिंग्स है तो 10 में से मुझे सिर्फ 5 मिलेगा, बिकॉज पूरी 50% ही हमारी प्रैक्टिस हो पाई है, या फिर 40% या फिर 30%। स्कोर डिसाइड करो अपने लिए, खुद के कुछ ऐसे रेटिंग्स डिसाइड करो जिससे आप ये बता सको खुद को, और एक पर्टिकुलर पेज पे उसे मेंटेन करो कि इस पर्टिकुलर टाइम में, यानी मेरे 1 वीक की प्रैक्टिस की मेहनत के बाद ये मेरा रिजल्ट है, इतनी रेटिंग्स हैं, यानी मुझे इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट डिसाइड करो, वापस उसकी प्रैक्टिस करो, देखो आपकी रेटिंग्स कितनी इंक्रीज़ हुई है। अगर नहीं हो रही है दैट मीन्स कुछ ना कुछ कमी है प्रैक्टिस में, पढ़ने में कुछ कमी जा रही है, फॉर्मूलाज
माइंड में सेट करने में कमी जा रही है, ठीक है। तो अपना जो रेटिंग है वो देना ज़रूरी है, और उसी के बेस पे अब जब 3 महीने बाद आप देखोगे कि वो चैप्टर कुछ टाइम बाद रिवाइव करते 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 आपके माइंड में वो चैप्टर भी सेट हो गया है और रेटिंग्स भी बढ़ चुकी है। 8 या 9 के करीब 10 में से आपकी रेटिंग रहने वाली है उस चैप्टर की, और जब वो रेटिंग मिल जाएगी तो आप सेटिस्फाइड फील करोगे उस चैप्टर में, ठीक है। फुल्ली सेटिस्फाइड कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आता ही है जिसमें आप अटकते हो, ठीक है, वो चलता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आने चाहिए। तो उतने लेवल तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल है, और उस तक अगर पहुंच गए आप, दैट मीन्स यू कैन गिव 8 to 9 रेटिंग खुद को, ठीक है, और वो बहुत अच्छा डिसेंट रेटिंग माना जाता है। तो आप रेटिंग्स देने के बाद जब आपको पूरे एक पेज पे रेटिंग्स नोट डाउन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वीकर चैप्टर कौन से हैं और स्ट्रॉन्गर चैप्टर कौन से हैं। जो वीक है उनको आप पकड़ के कुछ लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के कर सकते हो। और ये जो चीज़ है ये बहुत स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट में वो चैप्टर्स या तो फिर वैसे ही रह जाते हैं, या फिर उनको ये फील होने लगता है कि अरे मैंने किया था दैट मीन्स डन। नहीं, वैसा नहीं होता है। करने के बाद भी कभी कभी ऐसा रहता है कि उसकी पर्टिकुलर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है। तो अगर प्रैक्टिस अच्छे से करनी है तो उसको रिवाइव करते रहना है, खुद को रेटिंग्स देना है और चेक करना है लास्ट में 1 या 2 महीने पहले एग्ज़ाम के कि मेरा वो कितना हुआ है, कि उसमें क्या रेटिंग्स चल रही है। सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप विच एवरीवन मिसेज आउट, और जो लोग करते हैं वो एक्सेल करते हैं। खुद को इवैल्यूएट करना भी आना चाहिए कि किस चैप्टर में कितना स्ट्रांग हूँ और कितना वीक हूँ, ठीक है। और जब ये चीज़ कर लेते हो तो सब कुछ आसानी से आप कर सकते हो, आप पूरे एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो ये जो प्रैक्टिस का मेथड है ये आपको आना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस के मेथड में कुछ भी ऐसा है जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इधर पे क्वेरी है, मैम से पूछना चाहिए, तो आप ज़रूर पूछो। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। शॉर्ट जो नोट्स हैं हमारे, शॉर्ट सिंपल स्वीट वाले नोट्स, ठीक है, 3S नोट्स जो हमारे रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में अगर कुछ भी डाउट है, किस तरह से पढ़ना है, कैसे करना है, पूछो, जितने हो सके क्वेश्चंस पूछो, बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू, ठीक है। मैं सबको हेल्प करूंगी, पर्सनलाइज्ड मैं आंसर्स भी दूंगी। अगर कोई किसी का डाउट बहुत मेजर है तो मैं उसे वीडियो में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। एंड ऑफ द कोई भी एक वीडियो रहेगा उसके एंड में डिस्कस करूंगी, और मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि मैंने कहाँ पे किस वीडियो में आपका जो क्वेरी है वो लिया है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम भी बता दूंगी। इतना भी करने के लिए रेडी हूँ मैं आपके लिए। बस आप क्वेरी पूछो, आपको जो डाउट है कि प्रैक्टिस में मेरी ये कमी जा रही है, ये चैप्टर मुझे इस तरह से करना चाहिए कि नहीं, सब पूछ सकते हो, ठीक है। तो कमेंट्स में जाके पूछो, टेलीग्राम में सेपरेटली आके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम है मेरा हैंडल, वहाँ पे आके पूछ सकते हो। आप जहाँ पे भी चाहो पूछो, बस मुझसे पूछो और मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। एंड विद दिस मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हूँ कि एक लाइक, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है। तो लाइक और शेयर तो आपका काम है, कमेंट करना तो आप करोगे ही, बिकॉज आपका क्वेरी रहेगा तो आप करोगे। और साथ ही साथ अगर नए हो इस चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट माय लेटेस्ट वीडियोस, ठीक है। और नोटिफिकेशंस आते रहें, इसके लिए क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल को प्रेस करना है। अगर ये दोनों स्टेप्स आपने कर लिए तो यानी मेरे सारे वीडियोज़ आप तक टाइम पे पहुँचेंगे और आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। ये YouTube है, मानती हूँ यहाँ पे मैं आपको देख नहीं सकती, लेकिन आपके सारे क्वेरीज देख सकती हूँ, आपके सारे प्रॉब्लम्स देख सकती हूँ, और उनका आंसर मैं वीडियो के फॉर्म में भी कर सकती हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम ना लिया जाए तो आप अपने नाम को किसी दूसरे हैंडल से आप या फिर अपने नाम को बोल भी सकते हो कि मैम मेरा नाम मत लेना, तो मैं उस हिसाब से आपका वीडियो में सॉल्यूशन भी दे दूंगी और आपको आके पर्सनलाइज्ड रिप्लाई भी दूंगी कि इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे सॉल्यूशन है आपके प्रॉब्लम का, ठीक है। सो टेलीग्राम भी है, वहाँ पे आप पर्सनलाइज क्वेश्चंस पूछ सकते हो आके, वहाँ पे एक सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आओ, पूछो, कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल मैथमेटिक्स अनलीज्ड नाम से ही है। टेलीग्राम वाले में भी आप देख सकते हो, सारे लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस भी बता रही थी ना कि वो आपको फॉलो करना है, वो भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिखने वाले हैं। जाके हर एक वीडियो को चेकआउट करो, सब में से आप कुछ नया सीखने वाले हो, और उनको नोट डाउन करो किस तरह से पढ़ना है, वो आपको आना चाहिए। अगर वो आ गया तो एग्जाम आराम से क्रैक होगी। एंड विद दिस आई विल एंड, और लास्ट में जाते जाते ये बोलूंगी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे एनर्जाइज्ड, और प्रैक्टिस अच्छे से करो। प्रैक्टिस अगर अच्छे से करोगे और एक स्ट्रैटेजी के साथ करोगे तो ऑब्वियसली आप एग्जाम क्रैक करोगे।